हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 12 जून के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन जानेंगे बिल्कुल डिटेल में। टोटल 25 न्यूज़ को कवर किया गया। इनमें 3 बैंकिंग न्यूज़ है जो बिल्कुल हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इनके स्टैटिक पोर्शन को साथ में कवर करते हुए चलेंगे। इनसे रिलेटेड पिछले दिनों में जो न्यूज़ रही थी उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ओरल सेशन बैंकिंग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको इनकी PDF चाहिए मंथली, वीकली, डेली, स्टैटिक या फिर MCQ फॉर्मेट में हर प्रकार की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यूजर ID दी गई है, आप सर्च कर सकते हैं। और अन्यथा आप सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स, आपको वह मिल जाएगा जहाँ पे मोर देन 2700 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले ये है मेरा स्कोर कार्ड जो कि मैंने अभी पेज 2021 क्लियर किया है और इसमें आप देख सकते हैं 28.25 हाईएस्ट स्कोर मेरा करंट अफेयर्स में है। तो जिन सोर्सेज को मैंने फॉलो किया है उन्हीं सोर्सेज का ये कंपाइलेशन में लेके आ रहा हूँ। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, डेली वीडियो क्लासेस देखिए, टेलीग्राम से PDFs को रीड कीजिए। आप डेफिनेटली मोर देन 20 to 25 स्कोर डेफिनेटली कर ही लोगे, कैसा भी एग्जाम अगर आपके सामने आ जाए, कैसा भी पेपर आपके सामने आ जाए। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेज न्यू सीरीज ऑफ कॉइन्स की नई सीरीज लॉन्च कर दी गई है। और इसमें खास बात यह है कि विद आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन, इनमें आज़ादी का अमृत महोत्सव का डिज़ाइन ऐड किया गया। ये देख सकते हैं, यह है आज़ादी का अमृत महोत्सव का डिज़ाइन, लोगो, और इस लोगो को हर कॉइन में मेंशन किया गया है। प्लस इसमें ना केवल ये आप देख सकते हैं इमेजेस में, ये हर कॉइन में मेंशन किया गया है यहाँ पर। और ये ना केवल आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन करना इसको खास बनाता है, इसको एक चीज़ और ख़ास बनाती है, वो है कि ये जो विजुअली इम्पायर्ड जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये कॉइन्स काफ़ी इजी एंड स्मूथ बन गए हैं। वो इजीली पता कर लेंगे कि कौन सा सिक्का किस डिनोमिनेशन का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव रिसेंटली न्यू सीरीज ऑफ कॉइन्स में ऐड कर दी गई है, जिसमें 20 रुपये का सिक्का भी ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं 20 रुपये का सिक्का भी ऐड कर दिया गया है। बाकी 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5, 10, 20 ये सारी रुपीज़ के डिनोमिनेशंस में ये अपडेट किया गया है, तो याद रखिए। और रिसेंटली अगर आपको पता ये आपको पता है कि कॉमेमोरेटिव कॉइन्स नहीं है, ये पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन है। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स तो भी रिसेंटली एक कॉइन लॉन्च किया गया था 100 रुपीज़ का। अगर आपको याद है तो किसके नाम पर रिलीज़ किया गया, किसके जन्मदिन पर रिलीज़ किया जाएगा, अभी तक रिलीज़ हुआ नहीं है। ये रिलीज़ किया जाएगा जवाहरलाल दर्रा के नाम पर, जवाहरलाल दर्रा के नाम पर, जिनका 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी 2 जुलाई 2023, अगले साल मनाई जाएगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 100 रुपीज़ का कॉमेमोरेटिव कॉइन इनके बर्थडे पर हम रिलीज़ करेंगे। इतना आप याद रखिए। और आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च किया गया था, इनकी लॉन्च डेट और एंड डेट दोनों याद रखिए। लॉन्च किया गया था, कब किया गया था? 12 मार्च को। 12 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था, बिकॉज 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और इसी डेट के ऑन दिस डेट सेम और उसी पैलेस पर आज मतलब अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ये स्कीम लॉन्च की गई, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और 75 साल हो गए हैं देश को आज़ादी के, इसको मनाने के लिए। और इसकी जो एक्सपायरी डेट है यानी एंड डेट है, जब कभी इनको ये कब ख़त्म होगा, तो ये ख़त्म होगा 15 अगस्त 2023। ये अगले साल ये आज़ादी का अमृत महोत्सव ख़त्म होगा, तो ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है इंडियन रेलवेज इंक्रीज्ड ऑनलाइन टिकट बुकिंग लिमिट्स इंक्रीज कर दी गई है थ्रू द IRTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन वेबसाइट एंड एप्लीकेशन और वेबसाइट सभी में लिमिट जो है बुकिंग की रेलवे टिकट की वो इंक्रीज़ कर दी गई है। 2 चीज़ें हैं इसमें, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आप बिना आधार कार्ड लिंक किए अगर टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप 12 टिकट्स बुक कर सकते हैं और 1 महीने में। और अगर आपके पास आधार कार्ड लिंक्ड है तो आप 1 महीने में 24 टिकट्स बुक कर सकते हैं। पहले ये 6 टिकट और 12 टिकट लिमिट थी, लेकिन इसे डबल कर दिया गया, जस्ट डबल कर दिया गया है। ये याद रखिए, इंडियन रेलवे ने ऐसा किया है। बस नंबर ऑफ टिकट्स याद रखिए, लिंक्ड आधार कितने और बिना लिंक्ड आधार कितने हैं। और रिसेंटली इंडियन रेलवे ने अभी एक सेमी हाई स्पीड फ्री ट्रेन भी लॉन्च की थी, उसका नाम है गति शक्ति। और गति शक्ति की स्पीड अप्रोक्स 160 किलोमीटर पर आवर है। और इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है गति शक्ति। और इसे बना कौन रहा है? इसे बना रहे हैं
वंदे भारत ट्रेन जो इनिशिएटिव है वंदे भारत ट्रेन इसी के अंतर्गत बनाया जा रहा है। और वंदे भारत ट्रेन को बना कौन रहा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से बना रहा है, तो इस गति शक्ति को भी यही बना रहा है, ये भी आप याद रखिए। और पहला कौन सा रेलवे जोन है जो 100% इलेक्ट्रीफाई हुआ था? तो हमारा आंसर बनता है वेस्ट रेलवे। लेकिन अभी एक और इंडियन रेलवे 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है जो कि है ईस्ट रेलवे, ईस्ट रेलवे। और ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, याद रखिए ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और वेस्ट रेलवे का जबलपुर मध्य प्रदेश में है, इतना आप याद रखिए। और रिसेंटली वेस्ट रेलवे ने एक चीज़ और की थी, वेस्ट रेलवे ने क्या किया था, इसने एक लोकोमोटिव लॉन्च किया था जो बैटरी से भी पावर्ड है प्लस इलेक्ट्रिसिटी से भी पावर्ड है, दोनों चीज़ों से चलेगा, बैटरी से भी और इलेक्ट्रिसिटी से। और उस लोकोमोटिव का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, उसका नाम है नवदूत। क्या नाम है? नवदूत उसका नाम है, ये नाम आप याद रखिए। और बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है यूनियन एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्चेज नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी। नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी यानी इस जो हवाई जो खेल है, जो हवा में खेल खेले जाते हैं यानी एरियल स्पोर्ट्स है, उनको बढ़ावा देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई, यानी ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। और इंडिया का टारगेट है 2030 तक इंडिया टॉप एयर स्पोर्ट नेशंस में आए। एयर स्पोर्ट्स जैसे ग्लाइडिंग हो गया, बलूनिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, पैराशूटिंग हो गया, काइटिंग, ह्यूमन पावर्ड फ्लाइंग, मैनी मोर स्पोर्ट्स आर इन दिस एरो स्पोर्ट्स। तो इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये चीज़ लॉन्च की है, और जो कि एविएशन मिनिस्टर है। टोटल 11 स्पोर्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया इस पॉलिसी में। याद रखिए कितने स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है, 11 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है। कब तक के लिए टारगेट रखा गया? 2030 तक के लिए इसमें टारगेट रखा गया है, ये आप याद रखिए। और अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो रिसेंटली स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग एक अनुराग जो ठाकुर है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया था जिसका नाम है खसाबा जादव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। खसाबा जादव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो ये एक यूनिवर्सिटी है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, और जो कि कहाँ पर है? पुणे में है, यानी पुणे यूनिवर्सिटी में से लॉन्च किया गया, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में से लॉन्च किया गया। और ऐसा सेम ही एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ खोला गया? ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ खोला गया? अहमदाबाद में, ये भी आप याद रखिए, अहमदाबाद में खोला गया। और रिसेंटली SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है यानी जो डायरेक्टर जनरल है उनका टेन्योर बढ़ा दिया है, 2024 तक कर दिया है। क्या नाम है उनका? जो पहले भी डायरेक्टर जनरल थे अभी भी वो डायरेक्टर जनरल ही रहेंगे। क्या नाम है उनका? संदीप प्रधान। क्या नाम है? संदीप प्रधान। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आप ही याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज MOPSW हैज़ फॉर्मुलेटेड द सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम्स। जहाँ भी अगर आपको सागरमाला शब्द दिख जाए, वर्ड दिख जाए, सीधा डायरेक्टली आंसर कर दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। अब रिसेंटली सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की गई है। क्या मकसद है इस स्कीम का? इसका मकसद ये है कि जितने भी यंग प्रोफेशनल है, जितने भी टैलेंटेड, जितने भी फॉरवर्ड थिंकिंग, जितने भी डायनेमिक यंग्स है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स है इनमें, जितने भी डिवीजन्स है इनमें इंक्लूड किया जाए। यानी ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के जितने भी डिवीजन्स है उनको प्रमोट करने के लिए, उन्हें एडवांस करने के लिए फॉरवर्ड थिंकिंग, टैलेंटेड, डायनेमिक यंग इन लोगों को, प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा। बस यही मकसद है इसका, टैलेंटेड लोगों को हायर करना ही सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम का मकसद है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हेड की जाती है, मेरे पेन का क्या हो गया, हेड की जाती है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी राज्यसभा आसाम, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। तो याद रखिए सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के द्वारा लॉन्च की गई है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ से बढ़ने से पहले रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी जिसका नाम है इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल, यानी इंडिया की पहली है इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस 2022। और इसकी थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट बनेगी। इस इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस 2020 की थीम है कैप्टन क्रूज़ो इसकी थीम रही थी, ये थीम याद रखिए, इंपॉर्टेंट बनेगी। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है द नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज़।
नेशनल फैसिलिटी यानी किसी एक प्रकार की फैसिलिटी लॉन्च की जा रही है फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज, इन शॉर्ट NFGHFD वॉज इनोग्रेटेड इन पुणे। NFGFHD वॉज इनोग्रेटेड इन पुणे। इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च किसने किया है? तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। अच्छा, ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्यों लॉन्च किया? बात तो इसमें हेल्थ और डिजीज़ की हो रही है। देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसलिए किया है क्योंकि एजुकेशन में जो आपको पता है रिसर्च होती है, तो जैसे डिजीज़, दो प्रकार की बीमारी इसको बताया गया है कि कैंसर टू डिजीज, डायबिटीज़, ये जो बीमारियां हैं इनके बारे में रिसर्च करने के लिए जो दूसरे एनिमल्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंसानों पे तो कर नहीं सकते ट्रायल्स, तो एनिमल्स ही वही हो बेजुबान, उन्हीं पे तो ट्रायल किया जाता है। तो उन्हीं की व्यवस्था करवाने के लिए अगर आपको किसी प्रकार के एनिमल चाहिए, किसी प्रकार को आपको किसी रिसर्च के लिए चाहिए, तो आप सीधा इस फैसिलिटी से संपर्क कीजिए, आपको वह मिल जाएगा। तो इसी फैसिलिटी का क्या नाम है? द नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज़। रिसर्च के लिए इसे लॉन्च किया गया। एनिमल्स ये प्रोवाइड करवाएंगे। तो जैसे आपको फ्रॉग की आवश्यकता है तो इस फैसिलिटी से ले सकते हैं, आपको डॉग की आवश्यकता है जिससे रिसर्च करना है, आपको कैट्स की, किसी भी प्रकार की, तो ये इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इसे लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने, ये आप याद रखिए। एंड न केवल एजुकेशन मिनिस्टर ने, इसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT ने भी इसमें सपोर्ट किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ये भी आप याद रखिए, किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अगर रिसेंटली बात करें पुणे की, तो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था पुणे, क्योंकि अभी रिसेंटली एक टाइम हायर एजुकेशन अवार्ड एशिया 2022, टाइम हायर एजुकेशन यानी द अवार्ड एशिया 2020 अनाउंस किया गया, जिसमें 3 यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया इंडिया में। लेकिन उनमें से 3 में से एक यूनिवर्सिटी है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी इसमें है। और इसने कौन सा अवार्ड जीता है, किस कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है? तो इन्होंने जीता है डेटा पॉइंट रिसर्च इंप्रूवमेंट अवार्ड। डेटा पॉइंट याद रख लीजिए, डेटा पॉइंट में किसने जीता है? डेटा पॉइंट में सावित्रीबाई फुले ने जीता है। अवार्ड किसने अनाउंस किया? द अवार्ड एशिया यानी द टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा इसे अनाउंस किया गया, ये आप याद रखिए। और इंडिया की पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस कहाँ लॉन्च की गई थी? मेड इन इंडिया वर्ड पे, शब्दों पे गौर कीजिएगा। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस कहाँ लॉन्च की गई? तो ये पुणे में ही लॉन्च की गई थी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के द्वारा। और रिसेंटली पुणे के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका नाम है बालकृष्ण विठलदास दोषी। बालकृष्ण विठलदास दोषी। ये न्यूज़ में किस लिए थी? क्योंकि इनको रिसेंटली रॉयल गोल्ड अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? रॉयल गोल्ड अवार्ड 2022 का दिया गया। किस कैटेगरी में दिया गया? आर्किटेक्चर में। और ये अवार्ड ही आर्किटेक्चर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस अवार्ड है, द रॉयल गोल्ड अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम बनता है। क्या नाम बनता है इनका? बालकृष्ण विठलदास दोषी। इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया। जो कहाँ से आते हैं? ये पुणे महाराष्ट्र से ही आते हैं, पुणे महाराष्ट्र से आते हैं। ये अवार्ड दिया गया क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा, जो कि यूके की महारानी है। रिसेंटली पुणे ने एक इवेंट होस्ट किया था जिसका नाम है जीटो कनेक्ट। किसने होस्ट किया था? जीटो कनेक्ट यानी आयोजित कहाँ पर हुआ था? पुणे में आयोजित हुआ था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि PM मोदी ने इसे एड्रेस किया था। अगली न्यूज़ है IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स। क्या है एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स? यानी एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ भी जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसकी प्राइजेस, उसकी वैल्यू, अगर आपको खरीदना है, बेचना है, तो इस इंडेक्स में आप प्राइजेस ट्राई कर सकते हैं कि किस एरिया में लैंड की क्या प्राइस है, एग्रीकल्चर लैंड की। और ये अहमदाबाद अकेले ने लॉन्च नहीं किया। अहमदाबाद को नहीं पता कि एग्रीकल्चर की लैंड की प्राइस क्या है, इसे सिर्फ एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, इंडेक्स लॉन्च किया। लेकिन ये रेट्स किसको पता है? ये रेट्स पता है एस फार्मा इंडिया को। एस फार्मा इंडिया ये नई कंपनी नहीं है, पुरानी कंपनी है। ये काम ही यही करती है, एग्रीकल्चर लैंड को बेचना, खरीदना, उसकी प्राइजेज इसको हर जगह की प्राइजेज इसको पता है। बस अहमदाबाद ने इसी की हेल्प ली है, एस फार्मा इंडिया की। एस फार्मा इंडिया भी इसे प्राइजेस प्रोवाइड करवाएगा, ये इसे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। दैट्स इनफ। आप याद रखिए, एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स किसने लॉन्च किया? IIM अहमदाबाद। और इस इंडेक्स का नाम रखा है IIMA एस फार्मा एग्रीकल्चर लैंड एक प्राइस इंडेक्स। ये नाम याद रखिए। एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स किसने लॉन्च किया? IIM अहमदाबाद। किसके साथ मिलकर? एस फार्मा इंडिया के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें स्टैटिक पोर्शन की, तो 2% इंडिया के पास क्रॉप्ड लैंड है। पूरी दुनिया में जितना भी खेती होती है उस खेती में सिर्फ 2% लैंड इंडिया के पास है। लेकिन इंडिया पॉपुलेशन कितनी? 15% पॉपुलेशन को इंडिया एग्रीकल्चर से, यानी इनसे फीड करता है 15% पॉपुलेशन को 2% लैंड से। न केवल इंडिया में, इंडिया एक्सपोर्ट भी काफ़ी करता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को।
तो याद रखिए। और एस फार्मा का हेडक्वार्टर, एस फार्मा इंडिया का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट बनेगा, ये दो चीज़ें स्टैटिक पोर्शन की, ये भी यहाँ पे याद रखिए। और अगर IIM अहमदाबाद की बात करें तो IIM अहमदाबाद में रिसेंटली एक शानदार, एक मतलब कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था। उसका क्या नाम है, अगर आपको याद है तो पहली बार इंडिया ने होस्ट किया था। इसका नाम है इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के रिगार्डिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होस्ट हुआ, ये IIM अहमदाबाद में होस्ट हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया। तो याद रखिए, इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ये होस्ट हुआ IIM अहमदाबाद में। अगली न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ इज नाउ द सेकंड स्टेट टू हैव रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है? कम्युनिटी यानी किसी प्रकार की, जैसे कि कोई कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट में रहती है, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। यानी ऐसा नहीं कि अगर वो कम्युनिटी उस फॉरेस्ट में रहती है तो आप चाहते हैं कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो आप उन्हें वहाँ से भगा दें। बिल्कुल नहीं भगा सकते। इस कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के तहत, इसका ये कहना है, जो कि किस एक्ट के तहत बना हुआ है, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। इस एक्ट के तहत बना हुआ है ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। और इस एक्ट का ये कहना है कि आप उन कम्युनिटीज़ को जो फॉरेस्ट में रहती है या फिर किसी नेशनल पार्क्स में रहती है, उनको आप निकाल नहीं सकते। उनके राइट्स को बढ़ावा दिया जाए, और वो जो उन एनिमल्स के साथ जो हार्मोनी बना के रहते हैं उनको रहने दिया जाए। जो उनके जो रिसोर्सेज जिनको रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है फॉरेस्ट में, जिनके बूते पे वह जीवित है, उनको प्रोवाइड कंटिन्यू होता रहे। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स को अडॉप्ट किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। पहले इसे ओडिशा के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 2016 में, 2016 में। अब छत्तीसगढ़ ने इसे अडॉप्ट कर लिया है। तो ओडिशा ने जब वो अडॉप्ट किया था तब उसने सिमलीपाल नेशनल पार्क के लिए, जिसने सिमलीपाल नेशनल पार्क में जो कम्युनिटीज़ रहती है उनके लिए अडॉप्ट किया था। और अब छत्तीसगढ़ ने अपना जो नेशनल पार्क है, खंगेर घाटी नेशनल पार्क, जो कि खंगेर रिवर के ऊपर ही किनारे पर ही बसा हुआ है। खंगेर रिवर जो कि छत्तीसगढ़ में ही फ्लो होती है, उसी के किनारे पे बसा है खंगेर घाटी नेशनल पार्क। और इसी में जो रहने वाले ट्राइबल्स है, जो कह सकते हैं कम्युनिटी है, उन्हीं के लिए इसे अडॉप्ट किया छत्तीसगढ़ ने। तो ये 2-3 चीज़ें आप याद रखिए। और इस एक्ट का एम क्या है? प्रोटेक्ट, रीजनरेट, कंजर्व और मैनेज द कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, रीजनरेट करना, उनको बचाना, उनको मैनेज करना, ये मकसद है इस एक्ट का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और खंगेर घाटी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, इसे बनाया गया था और खंगेर रिवर के ऊपर ये बसा हुआ है। इतना आप याद रखिए। और रिसेंटली छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें सीआरपीएफ के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 से कम करके ऐड कर दी गई है। और ये सिर्फ तीन डिस्ट्रिक्ट्स में ही की गई है। ये डिस्ट्रिक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनती कौन कौन से हैं, बस याद रखिए छत्तीसगढ़ के 3 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर 8 से 10th क्लास कर दी गई है आपकी क्वालिफिकेशन। और छत्तीसगढ़ इंडिया का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया है और फिर से पेंशन स्कीम इसने लागू कर दी है। और छत्तीसगढ़ में ही मुख्यमंत्री मितान योजना को लॉन्च किया गया, मुख्यमंत्री मितान योजना। और अनुसुईया उइके गवर्नर है छत्तीसगढ़ की। अगली न्यूज़ है, गोवा सेलिब्रेट्स इट्स गोवा फाउंडेशन डे ऑन 30th मई एवरी ईयर। हर साल 30th मई को ये मनाया जाता है गोवा के द्वारा फाउंडेशन डे, और इस साल भी मनाया गया। गोवा की हिस्ट्री काफ़ी यूनिक है, काफ़ी और बाकी स्टेट से काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ये पहले तो पोर्तुगीज़ के अंडर रहे। इवन आज़ादी के बाद भी पोर्तुगीज़ के अंडर थे। ये आज़ाद ही पोर्तुगीज़ से 1961 में हुए थे, यानी इंडिया से इंडिपेंडेंट होने के लगभग ये कह सकते हैं 14th ईयर, 14 साल तक, 14 से 15 साल तक ये फिर भी गुलाम रहे और पोर्तुगीज़ के। और अब जाकर इन्हें 19th दिसंबर 1961 को इनको आज़ादी मिली। और इसीलिए हर साल गोवा 19th दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे, यानी लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति, तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाता है? 19th दिसंबर को। और आज फाउंडेशन डे कब मनाता है? ये मनाता है 30th मई को। 30th मई को फाउंडेशन डे क्यों मनाता है? क्योंकि 30th मई 1987 को यूटी से कन्वर्ट करके इसे सेपरेट स्टेट बना दिया गया था। सेपरेट स्टेट कब बनाया गया? 13th मई 1987। उस समय इंडिया का ये 25th स्टेट बन गया था और अभी इसने 35th नंबर का स्टेटहुड डे मनाया, यानी अभी 35 साल हो गए हैं गोवा के
स्टेट डिक्लेयर की है। तो याद रखिए गोवा फाउंडेशन डे हर साल 13 मई को मनाता है, लेकिन 19 दिसंबर को ये लिबरेशन डे मनाता है। दोनों चीज़ें आप याद रखिए। रिसेंटली सिक्किम ने भी अपना स्टेटहुड डे मनाया, अपना स्थापना दिवस मनाया 16 मई को, ये डेट याद रखिए। और रिसेंटली तेलंगाना भी अपना अपना फॉर्मेशन डे मनाया 2 जून को 2014 में ये सेपरेट हुआ था, याद रखिए। अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI रिसेंटली रिलीज द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री रिलीज़ करने का मकसद ये है कि हमारे देश में कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, क्या इनका नंबर बढ़ रहा है, कितने ये जॉब्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें डेटा प्रोवाइड की गई है। लेकिन आपके लिए इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। जो डेटा इंपॉर्टेंट बनेगा वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हर साल इंडिया में 1.7% की दर ईयर ऑन ईयर फैक्ट्रीज इंप्रूव हो रही है। 2019-20 2019-20 में 2.46 लाख फैक्ट्रीज थी। अब आप लगा सकते हैं 1.7% के हिसाब से अभी प्रेजेंट में कितनी फैक्ट्रीज हैं। और ये फैक्ट्रीज 1.3 करोड़ लोगों को जॉब दे रही है। 1.3 वर्कर्स लोग काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और ये हर साल 1.7% की दर से बढ़ रही है। ये सर्वे किया गया था अप्रैल 2021 से जनवरी 2022, यानी ये 10 महीने का ये एक सर्वे है। तो याद रखिए एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज लॉन्च किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये रिलीज किया गया। और इनमें किन फैक्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया? उन सभी फैक्ट्रीज़ को जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, अगर उसमें पावर का यूज़ होता है उस फैक्ट्री में, और उन सभी को जिसमें मोर देन 20 वर्कर्स काम करते हैं, नो मैटर कि उसमें पावर का यूज़ होता है या नहीं होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए ये चीज़ बताई गई है। याद रखिए एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज MOSPI के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे हेड किया जाता है मिनिस्टर कौन है? राव इंद्रजीत सिंह MOSPI के मिनिस्टर है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ पर बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है NSO। NSO का फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। इसने अभी कुछ रिपोर्ट्स रिलीज़ किए, और इस एक रिपोर्ट रिलीज़ की कि इंडिया की GDP ग्रोथ 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितनी रही है? 8.7% रही है। फोर्थ क्वार्टर की कितनी रही है? ये भी आप याद रखिए 4.1 क्वार्टर 4 की रही है। अच्छा, क्वार्टर 3 की कितनी रही थी? हो सकता है एग्जाम में पूछ ही लिए क्वार्टर 3 की कितनी रही थी, तो 5.4%। ये भी आप याद रखिए। ये दो चीज़ें और याद रखिए। 8.7 ओवरऑल तो पूरे साल की रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि नॉमिनल GDP ग्रोथ कितनी रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 के, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है कि क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और पूरे फाइनेंशियल ईयर की हर कोई याद करके जाएगा, लेकिन क्या नॉमिनल हर कोई याद करके जाएगा? बिल्कुल। और क्या हर किसी को मिलेगा नहीं कहीं कंटेंट की चीज़ कि नॉमिनल ग्रोथ कितनी रही थी? तो 19.5% रही थी इंडिया की नॉमिनल ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ये डेटा भी आप याद रखिए। और रिसेंटली NSO ने, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी 13 नंबर की, जिसका नाम है लेबर फोर्स सर्वे किसके द्वारा रिलीज़ की गई? NSO के द्वारा। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है होम मिनिस्टर अमित शाह है इनोग्रेट्स न्यू बिल्डिंग ऑफ नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। कौन सा इंस्टीट्यूट? नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या यहाँ पे ट्राइबल्स की रिसर्च की जाएगी? नहीं, इसका मकसद है ट्राइबल कम्युनिटी को प्रमोट करना। कैसे प्रमोट करना? इनके एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च की जाएगी, इनसे हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च की जाएगी, इनके कहीं हर मुद्दे पर रिसर्च की जाएगी। क्योंकि कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटीज अभी भी आपको पता है कि देश में हर कम्युनिटी, हर प्रकार के लोग, हर कम्युनिटी लोग आगे बढ़ गई है, हर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी है जो अभी भी बहुत पीछे, इवन एजुकेशन भी उनके पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। दे आर अवे फ्रॉम द जो मेन कोर है जो किसी देश का, उस देश से ये अभी तो परे हैं। तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मकसद यही है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में रिसर्च करना, उनको कैसे प्रमोट किया जाए, ओवरऑल उनके एजुकेशनल चाहे हेल्थ हो किसी भी डिपार्टमेंट में। तो याद रखिए नेशनल ट्राइबल रिसर्च सेंटर इनोग्रेट किसने किया है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन अमित शाह के द्वारा, और न्यू दिल्ली में इसे इनोग्रेट किया है। और रिसेंटली ट्राइबल्स के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग भी लॉन्च किया गया। रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स भी लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में, इंडिया का पहला, और इंडिया का पहला ही ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी
कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा में लॉन्च किया गया। ओडिशा ने इसे लॉन्च किया गया। ओडिशा का नाम याद रखिए। इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया गया। और रिसेंटली ट्राइबल कम्युनिटी यानी जो मध्य प्रदेश की जो गोंड ट्राइबल कम्युनिटी है, गोंड, इनके द्वारा जो पेंटिंग बनाई जाती है, जिसका क्या नाम है पेंटिंग का? गोंड आर्ट पेंटिंग। और गोंड आर्ट पेंटिंग रिसेंटली कोड समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गिफ्ट की है? किस जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, अभी रिसेंटली बने हैं, एंथोनी अल्बनीज को। एंथोनी अल्बनीज जो कि प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स टू मोनेटाइज एसेट्स वर्थ ऑफ ₹75,200 करोड़ इन कोल माइनिंग सेक्टर इन फाइनेंशियल 2023। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया है कि जितनी भी एसेट्स है जो कि यूज़फुल नहीं है कोल माइनिंग के लिए, उन सभी को मोनेटाइज किया जाएगा, उन्हें बेचा जाएगा और बेचकर हम कमाएंगे 75,200 करोड़ रुपीज़। लेकिन नीति आयोग ने कहा कि हमने तो टारगेट सेट कर रखा है 6,060 करोड़ रुपये का। अरे तुम अपना टारगेट रखिए, हम अपना टारगेट रखेंगे। नीति आयोग ने पहले ये टारगेट रखा था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, इस अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम मोनेटाइज करेंगे 75,200 करोड़ को। तो याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया अपडेट कितना जारी किया है? 75,200 करोड़। नीति आयोग का अगर पूछा जाए तो नीति आयोग को कितना है? 6,060 करोड़, 6,060 करोड़, याद रखिए। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर जारी ये किया है कि जितने भी नेशनल पार्क्स है या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उनके 1 किलोमीटर के रेडियस पर कोई माइनिंग नहीं होगी, किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होगी, इन्हें सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है। कितने किलोमीटर को? 1 किलोमीटर को। लेकिन एक रामगढ़ एक नेशनल पार्क है, कहाँ का? राजस्थान का, उसके लिए ये लिमिट सिर्फ 500 मीटर की है, सिर्फ 500 मीटर की है, याद रखिए। और इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोनेटाइजेशन, यानी हम कह सकते हैं मोनेटाइजेशन तो नहीं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का क्या टारगेट है? कितने अमाउंट का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो 65,000 यानी 65,000 करोड़ का किया जाएगा। ये बजट में अनाउंस किया गया था। ये 65,000 ये इंपॉर्टेंट अमाउंट है, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, इजरायली साइंस फर्स्ट अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूएई। यूएई पहला ऐसा देश बन गया जिसके साथ किसी देश ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। और वह किस देश ने साइन किया? इजराइल ने साइन किया है। और और यानी पहला बन गया है। इजराइल खुद एक अरब कंट्री नहीं है, कहीं आपको कन्फ्यूज़ हो, इजराइल खुद एक अरब कंट्री नहीं है, सिर्फ यूएई है। और यूएई के साथ टोटल 21 यानी टोटल 22 कंट्रीज़ अरब लीग में आती हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है सब अरब कंट्रीज़, ये अरब कंट्रीज़ है, याद रखिए। और टोटल 22 अरब कंट्रीज़ आती हैं। और ये दोनों ने किया है टू बूस्ट ट्रेड बिटवीन द 2 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़। दोनों मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है और दोनों में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड में देखिए टैक्सेस में छूट दी जाती है, कुछ प्रोडक्ट्स में टैक्स नहीं दिया जाता दोनों आपस देशों में, और भी कहीं सैंक्शंस वगैरह होते हैं उन्हें छेड़ दी जाती है। काफ़ी कुछ होता है इसमें, काफ़ी कह सकते हैं कि जो जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं देश के, उनको काफ़ी स्मूथली उनको एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है। इजराइल की बात करें, इजराइल की कैपिटल है, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है और शेकल यहाँ की करेंसी है, इजरायली शेकल। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? नेफ्ताली बेनेट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगली न्यूज़ है, क्वाड विल स्पेंड $50 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडो पैसिफिक ओवर 5 ईयर्स। आने वाले अगले 5 सालों में इंडियन ओशियन में और पैसिफिक ओशियन में, दोनों ओशियंस में यानी इंडो पैसिफिक ओशियन में $50 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस एंड इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये है हमारा भारत देश, ठीक है। और यहाँ पर आ गया इंडियन ओशियन और यहाँ पे आ गया पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर यूएसए आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जापान आ गया। तो ये हो गया पैसिफिक ओशियन, ये इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, जिसमें कोड कंट्रीज़ के चारों देश आपस में यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। और ये दोनों पैसिफिक ओशंस में आते हैं। तो इसी में इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस और यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए चारों देश कोड के चारों देश $50 बिलियन का स्पेंड करेंगे। और रिसेंटली ये जो कोड समिट ये होस्ट हुई थी, कहाँ पर हुई? होस्ट हुई थी टोक्यो में, होस्ट हुई थी, 4th एडिशन था इसका। और इसी के दौरान ये अनाउंसमेंट किया गया। और इसी के दौरान एक चीज़ और अनाउंसमेंट की गई थी जिसका नाम है कि क्वाड फेलोशिप। क्वाड फेलोशिप में क्या किया जाएगा? हर देश में 25-25 लोगों को, यानी टोटल 100 लोग हो गए, 25 × 100, 25 × 4 100 लोग हो गए। इन लोगों को क्वाड कंट्रीज़ के इन लोगों को मास्टर डिग्री करने के लिए यानी डॉक्टरियल डिग्री लेने के लिए स्टेम यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाएगा। 25-25 चारों देशों में से टोटल कितने? 4 लोगों को। और ये कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए में यूनिवर्सिटी, स्टेम यूनिवर्सिटी। और इसी में फेलोशिप
स्कीम लॉन्च की गई थी 100 स्टूडेंट्स के लिए क्वाड समिट के दौरान ही, याद रखिए। और रिसेंटली अगर हम बात करें कि क्वाड की, तो अगली क्वाड कहाँ पर होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, और ऑस्ट्रेलिया में 5th एडिशन होगा, लेकिन ये 2023 में होस्ट होगी, ये भी आप याद रखिए। और रिसेंटली क्वाड ने एक और चीज़ लॉन्च की थी, एक सेटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव? सेटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव। ये चाइना के द्वारा जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही है इस एसोसिएशन में, चाहे इस एसोसिएशन में इंडो या पैसिफिक, इनमें निगरानी रखने के लिए लॉन्च की गई है। अगली न्यूज़ है 67th फॉर्च्यून 500 रिपोर्ट रिलीज़ की है। आप नंबर याद रखिए 67th नंबर की, क्योंकि 67th इसलिए क्योंकि सभी लोग याद करके जाएंगे कि वॉलमार्ट में इसे टॉप किया है, सेकंड पर आ गया अमेजॉन, थर्ड पर किया है एप्पल ने, लेकिन आप याद करके जाना 67th नंबर की फॉर्च्यून 500 रिलीज़ की गई। देखिए ये रिलीज़ की गई है एक यानी मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से, रिवेन्यू के हिसाब से कि किस कंपनी ने कितना रिवेन्यू कमा रहा है। तो वॉलमार्ट सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कमा रहा है, 537 बिलियन डॉलर का रिवेन्यू कमा रहा है वॉलमार्ट। सेकंड नंबर पर आता है अमेजॉन, फिर आता है थर्ड पर एप्पल। अच्छा, मार्केट यानी मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? पहले एप्पल थी, लेकिन अब अरेमको हो गई है, सऊदी अरेबिया की पेट्रोल यानी कह सकते हैं ऑयल कंपनी है, इसने रिप्लेस कर दिया है। क्योंकि आपको पता है कि जो ऑयल के जो प्राइजेज है वो आसमान पर है, तो इसी को देखते हुए इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है और एप्पल सेकंड नंबर पर आ गया उस लिस्ट में। लेकिन रिवेन्यू के मामले में एप्पल की पोजीशन थर्ड है और फर्स्ट पर है वॉलमार्ट जो कि यूएस की कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर का आर्कनसम में इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखिए। अगली न्यूज़ है इंडिया एंड पोलैंड हैव साइन ए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। रिसेंटली इंडिया ने किस देश के साथ साइन की है इन द जून? तो आंसर होगा पोलैंड। इन द जून का कहने का मतलब है क्योंकि पोलैंड पहली कंट्री नहीं जिसके साथ इंडिया ने ये एमओयू साइन की, ये ट्रीटी साइन की है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। ये 45th नंबर की कंट्री जिसके साथ इस इंडिया ने ऐसा किया है। और इसका मकसद क्या है? दोनों देशों में इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करना। अगर किसी प्रकार की, जैसे टेररिज्म प्रकार की, मेनली इसमें टेररिज्म पर फोकस किया गया। टेररिज्म में अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो दोनों देश आपस में सपोर्ट करेंगे ताकि ईजीली और जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन की है ऑन क्रिमिनल मैटर्स के लिए, क्रिमिनल मैटर्स पर की गई, जिसमें मेनली टेररिज्म को इंक्लूड किया गया है। और ये न्यू दिल्ली में एमओयू साइन किया गया था, ये भी आप याद रखिए। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो और यहाँ पर जूलोटी करेंसी है, जूलोटी, पोलैंड वॉर्सो जूलोटी। अगली न्यूज़ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन नहीं जानता इनका नाम, फेमस इंडियन एक्टर, ऑनर्ड विद एन इंटरनेशनल अवार्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवियरा फिल्म फेस्टिवल। रिसेंटली कैंस फिल्म फेस्टिवल कैंस सिटी में आयोजित हो चुका था। अब रिसेंटली एक और अवार्ड सेरेमनी आयोजित हुई जिसका नाम है फ्रेंच रिवियरा फिल्म फेस्टिवल। और इसी के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ऑनर किया गया इंटरनेशनल अवार्ड के साथ। और यह अवार्ड इन्हें दिया गया है इनके बेस्ट एक्सेप्शनल वर्क यानी इंडियन सिनेमा यानी बॉलीवुड में इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसी के रिगार्डिंग ये अवार्ड दिया गया है। और इन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास एक और उपलब्धि है, खास इंपॉर्टेंट उपलब्धि ये है कि इनके जो 8 फिल्म है, इनकी 8 फिल्म है जो कैन फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियली सेलेक्ट हो चुकी है, स्क्रीन हो चुकी है। और ऐसा करने वाले पहले एक्टर बन गए हैं जिनकी 8 फिल्म्स ऑफिशियली सेलेक्ट और स्क्रीन हो चुकी है कैंस फिल्म फेस्टिवल में। तो इनका इसलिए भी नाम इंपॉर्टेंट बनता है। और इनको रिसेंटली फ्रेंच रिवियरा फिल्म फेस्टिवल में इन्हें इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है, तो इनका नाम याद रखिए। अच्छा, इन कैंस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो कैंस फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली किस इंडियन फिल्म मेकर को अवार्ड दिया गया है? क्या नाम है उनका नाम है सुनक सेन। और सुनक सेन की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। क्या नाम है? ऑल दैट ब्रीथ्स। और ऑल दैट ब्रीथ्स को ही कैंस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया और उस अवार्ड का नाम है गोल्डन आइज। यानी इसे फ्रेंच भाषा में बात करें तो लोइल ड्योर इसका नाम है। आप जिस इतना याद रखिए, गोल्डन आइज का नाम है और लोइल ड्योर इसका नाम है फ्रेंच भाषा में। और इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया ऑल दैट ब्रीथ्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड, जिसे बनाया गया सुनक सेन के द्वारा। सुनक सेन दिल्ली से आते हैं, न्यू दिल्ली से ही आते हैं, ये भी याद रखिए। और इस कैन फिल्म फेस्टिवल में न केवल ये फिल्म आपको याद रखनी, एक और इंपॉर्टेंट फिल्म आपको याद रखनी जिसका नाम है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। अच्छा, ये मूवी क्यों याद रखनी है? ये इंग्लिश मूवी है और
इसे जो कैंस फिल्म फेस्टिवल जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है, उसका नाम है पाल्म, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पाल्म डी और। ये जो पाल्म डी और अवार्ड है ये दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये इस अवार्ड सेरेमनी का सबसे बेस्ट अवार्ड है। अगली न्यूज़ है श्रेयास जी होसूर। श्रेयास आप जितना याद रख लीजिए, श्रेयास जी, ये है श्रेयास, और ही इज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर, फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट द आयरन मैन ट्रायथॉन। आयरन मैन ट्रायथॉन ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे टिपिकल स्पोर्ट है। टिपिकल स्पोर्ट कैसे है, देखिए इसमें 3.8 लगभग 4 किलोमीटर की तो स्विमिंग करनी पड़ती है, उसके जस्ट बाद आपको 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है, 180 किलोमीटर, जस्ट उसके बाद 42.2 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, और ये चीज़ें करनी है रिकॉर्ड टाइम में, यानी कम से कम टाइम में, और ये रिकॉर्ड कर दिखाया है श्रेयस जी होसू ने, यानी पहले ऐसे ऑफिसर बनेंगे जिसने 13 आवर्स 26 मिनट्स में इसको कंप्लीट किया है। और ये जो इवेंट है, ये जो स्पोर्ट्स इवेंट है, ये आयोजित हुआ था जर्मनी में, होमबर्ग में, जर्मनी के होमबर्ग में आयोजित हुआ था। और ये ट्रायथॉन, आयरनमैन ट्रायथॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। श्रेयस जी होसूर ने इसे जीत लिया है, याद रखिए। ये टफेस्ट डे सिंगल डे स्पोर्ट्स, एक दिन में आपको करना होता है इसमें। और ये इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस डिपार्टमेंट से आते हैं, ये भी आप याद रखिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हर साल मनाया जाता है 8 जून को। ब्रेन से रिलेटेड जिसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है बॉडी पर, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दिन मनाया जाता है। इसे बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है और एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें इसके साथ। तो ब्रेन ट्यूमर डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है। और टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर इस साल की थीम है, याद रखिए, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। इसमें डेट पूछी ना जाए, लेकिन ये थीम जरूर पूछी जाएगी, याद रखिए। आलोक कुमार चौधरी अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या ये एक ही, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ एक ही है आलोक कुमार चौधरी एज एमडी? नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टोटल अब 4 एमडी हो चुके हैं, 4 एमडी हो चुके हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। एक चेयरमैन है, चेयरमैन तो दिनेश कुमार खर्रा आपको पता ही है, और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर जिसमें से एक बन गए आलोक कुमार चौधरी। के दोनों नाम आप याद रखिए, दिनेश कुमार खर्रा जो चेयरमैन है, और नए अपॉइंट हुए एमडी आलोक कुमार चौधरी। इमेज में देख सकते हैं, यही है आलोक कुमार चौधरी। ये है अगली न्यूज़, सूरत स्मॉल फाइनेंस बैंक टीम्स अप विद मोबी सफर सर्विसेज फॉर बैंकिंग सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। पूरी दुनिया में, यानी पूरी इंडिया में बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए सूरत स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किस सर्विसेज ने साइन किया है? मोबी सफर सर्विसेज ने। और मोबी सर्विसेज एक नियो बैंक है, एक नियो बैंक है। और नियो बैंक, ये इसका नियो बैंक का मकसद है जितने भी रूरल एरियाज़ है, जितने भी अनसर्व्ड एरियाज़ है, उन एरियाज़ में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, ये इसका मकसद है। और इसी के रिगार्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी सूरत स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है, ताकि ये एटीएम, मिनी एटीएम जैसी सुविधाएं, कैश विड्रॉवल जैसी सुविधाएं, मनी ट्रांसफ़र, पैन कार्ड एप्लीकेशन और कई प्रकार की ट्रैवल बुकिंग जैसी चीज़ें प्रोवाइड करवाने के लिए, यानी इंडिया की जो अनसर्व्ड एरियाज है उनमें ये चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए मोबी सफर ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एमओयू साइन किया है। दोनों का नाम याद रखिए। और सूरत स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है, नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। टैगलाइन है ए बैंक ऑफ स्माइल्स, ए बैंक ऑफ स्माइल्स इसकी टैगलाइन है सूरत स्मॉल फाइनेंस बैंक की, याद रखिए। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक कट्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए पहले 8% फोरकास्ट की थी, अब 50 बेसिस पॉइंट डिक्रीज करके 7.5 कर दी गई है। तो याद रखिए, वर्ल्ड बैंक की नई इंडिया के लिए जीडीपी फोरकास्ट कितनी है? 7.5%, लेकिन इसने पूरी दुनिया की फोरकास्ट की 2.9%, यानी पूरी दुनिया 2.9% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन इंडिया 7.5% के साथ आगे बढ़ेगा 2023 में, फाइनेंशियल ईयर में, याद रखिए। और 2024 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.1% रहेगी, ये भी आप याद रखिए। ये अदर फोरकास्ट है, तो ये आप सभी याद रखिए, मैंने क्रम वाइज लिखिए, यानी सबसे टॉप पर 8.8, फिर 8.5, 8.2, 7.5, 7.5, 7.5, 7.2, घटते हुए क्रम में मैंने लिखा है। तो मूडी 78, फिच 8.5, आईएमएफ ने रिड्यूस की, ये भी नया अपडेट है, ये भी याद रखिए 8.2%, एडीबी ने 7.5%, एसबीआई की भी बिल्कुल लेटेस्ट है 7.5%, वर्ल्ड बैंक की भी लेटेस्ट ही है 7.5%, एसएनपी की है 7.3%, और आरबीआई की तो आपको याद रखनी है 7.2%। और
मूडीज़ ने ये किए कैलेंडर ईयर 2022 के लिए, बाकी सबकी फाइनेंशियल ईयर 2023 की है, याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वन लाइनर न्यूज़ है 22 से 25 की। माली जो देश है वह रीजनल एंटी जिहाद फोर्स G5 साहेल से आउट हो चुका है, इसने विड्रॉ कर लिया है। जस्ट रिमेंबर, माली ने रीजनल एंटी जिहादिस्ट फोर्स G5 साहेल से आउट कर लिया है। और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR जो कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर के अंदर आती है, इसने जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क होस्ट किया है। याद रखिए, जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क। इस डेमोक्रेसी नेटवर्क में ये हाईलाइट करना है कि इंडिया की डेमोक्रेसी में इंडिया ने कितना अचीवमेंट हासिल किया है और कितनी क्या चीज़ें, ये चीज़ें बताना है। इंटरनेशनल जैन डेमोक्रेसी, क्या सक्सेसफुल डेमोक्रेसी अगर इंडिया की रही तो उसके पीछे क्या रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, सारी चीज़ें बताएगी जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क में। और अच्छा, ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत नहीं आती, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आती है, याद रखिए। दो चीज़ें याद रखिए, एक तो ICCR मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आती है, और इसने रिसेंटली जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क होस्ट किया है। इंडिया और पोलैंड, यानी इंडिया ने जीता है, पोलैंड ने हारा है। क्या जीता है, क्या हारा है? FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हॉकी 5S, ये 5S चैम्पियनशिप है, हॉकी चैम्पियनशिप नहीं है। तो 5S चैम्पियनशिप होस्ट हुई है, और ये होस्ट हुई थी लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसे जीता किसने? इंडिया ने जीता है, और हराया किसको? पोलैंड को हराया है। तो ये चीज़ याद रखिए, वन लाइनर चीज़ में याद रखिए कि इंडिया ने जीता है, पोलैंड को हराया है। हॉकी 5S चैम्पियनशिप में लॉजेन में आयोजित हुई थी। और रिसेंटली एक यानी सांप कह सकते, स्नैक कह सकते हैं, स्नैक की एक स्पेसीज पाई गई है, और जिसका नाम है कुकरी स्नैक। कुकरी स्नैक का नाम है, जो कि आसाम के मानस नेशनल पार्क में खोजी गई है। तो याद रखिए, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में है। और ये जो ब्यूटीफुल स्नैक आप देख रहे हैं, ये आसाम के मानस नेशनल पार्क में खोजी गई, और इसका नाम रखा गया है कुकरी स्नैक। और ब्लू बेल्ड, यानी ये इसका कलर जो है ये ब्लू कलर का है, ब्लू बेलिड, याद रखिए, रिसेंटली खोजी गई है आसाम में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स 12 जून के। मिलते हैं 13 जून को। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर लाइक नहीं किया है तो आप इसे लाइक कीजिए।